नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आप आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है गंगा कार्य योजना यानी गंगा एक्शन प्लान, जिसे शॉर्ट में GAP के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, इसके पहले परिचय की बात कर लेते हैं। तो गंगा कार्य योजना यानी गंगा एक्शन प्लान यानी गैप भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि गंगा कार्य योजना गंगा नदी से रिलेटेड है और उसे प्रदूषण मुक्त करने से। इसकी शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। गंगा भारत की पवित्र और जीवनदायिनी नदियों में से एक है, किंतु औद्योगिकरण, शहरीकरण, धार्मिक और घरेलू कचरे के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो गई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक बात ये पता चली कि ये जो योजना शुरू की गई थी तो क्यों? क्योंकि गंगा नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई थी। किस कारण से? तो औद्योगिकरण, शहरीकरण, धार्मिक और घरेलू कचरे की वजह से। ठीक है, इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने गैप की शुरुआत की यानी गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी 1985 में। ठीक है, अगर हम गंगा नदी के महत्व की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत की जीवन रेखा यानी लगभग ये 11 राज्यों की 47% आबादी को सहायता प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि जो जीवन यापन है लोगों का, 11 राज्यों के 47% लोगों का, वो कहीं ना कहीं आपकी गंगा नदी से ही जुड़ा हुआ है। कृषि एवं अर्थव्यवस्था, तो बेसिन का यानी गंगा नदी के बेसिन का 65.57% भाग कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है कि गंगा नदी और गंगा नदी के जो आसपास वाला एरिया है वो बहुत उपजाऊ है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कृषि के लिए। सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व, तो विभिन्न धर्मों के लाखों लोगों के लिए ये पवित्र नदी है। ठीक है, आपको पता है कि जैसे कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, इसके अलावा वाराणसी है आपका, इसी गंगा नदी के किनारे है, जो कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। जल की कमी, तो गंगा नदी बेसिन भारत में दूसरा सबसे अधिक जल संकटग्रस्त क्षेत्र है, जहां प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक वर्षा जल का केवल 39% ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें कि जो गंगा एक्शन प्लान लाया गया था उसका उद्देश्य क्या था, तो गंगा कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना और उसकी स्वाभाविक प्रवाह प्रणाली को बनाए रखना था। ठीक है, स्वाभाविक प्रवाह प्रणाली का मतलब है कि गंगा नदी जितने रास्ते से होकर के जा रही थी उतना रास्ता उसे प्रदान किया जाए। ठीक है, तो स्वाभाविक प्रणाली को बनाए रखना था। यह योजना गंगा नदी की पवित्रता, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसके उद्देश्यों की बात करें, अगर डिटेल से बात करें अगर हम, तो गंगा नदी के जल को प्रदूषण मुक्त बनाना ये पहला उद्देश्य था, यानी नदी में गिरने वाले घरेलू और औद्योगिक मलमूत्र और अपशिष्ट जल का उपचार करके ही नदी में प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, इसके अलावा है जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में कमी लाना, नदी के जल में उपस्थित जैविक प्रदूषकों को कम करके जल की गुणवत्ता सुधारना ताकि जलीय जीवन सुरक्षित रह सके। ठीक है,
दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब किसी जल में जीवों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। यानी अगर किसी जल की BOD अधिक है, यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग अधिक है, तो मतलब वह जल उतना ही प्रदूषित होगा। यानी कि जल की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, तो BOD में मापी जाती है। इसके अलावा है कि नदी के किनारे नगरों से उत्पन्न कचरे का प्रबंधन। नदी के आसपास के शहरों और कस्बों से निकलने वाले कचरे और अपशिष्ट जल को वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित करना। औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना। उद्योगों द्वारा गंगा में छोड़े जाने वाले विषैले रासायनिक अपशिष्ट को रोकना और उद्योगों को उपचार संयंत्र यानी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए बाध्य करना। क्योंकि अगर ये प्लांट स्थापित हो जाएंगे तो जो उद्योग पानी को, अपशिष्ट जल को नदी में डायरेक्ट छोड़ रहे थे, वो उसे पहले फिल्टर करेंगे यानी साफ़ करेंगे, इसके बाद ही नदी में छोड़ सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण को भी रोकना, जैसे पूजा सामग्री, मूर्ति विसर्जन, शवदाह आदि से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि शवदाह गृह और कचरा प्रबंधन केंद्र बनाना। तो आज आप लोग देख पा रहे होंगे अपने आसपास भी कि शवदाह गृह बनाए गए हैं और कचरा के संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं कि आप डायरेक्ट उसी जगह जा कर के कचरा को दे सकते हैं। इसके अलावा घाटों और नदी तटों का विकास एवं स्वच्छता, तो सार्वजनिक घाटों का पुनर्निर्माण करना, सौंदर्यीकरण करना और उनकी नियमित सफाई करना भी इसका एक उद्देश्य था। सार्वजनिक जागरूकता फैलाना, स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और छात्रों को जागरूक करना कि वे नदी को प्रदूषित ना करें और जल संरक्षण की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये भी एक उद्देश्य था। इसके अलावा जल की गुणवत्ता की निगरानी और मूल्यांकन करना, तो नदी के जल की गुणवत्ता पर सतत निगरानी कर रखना और सुधार हेतु समय समय पर कदम उठाना, ये भी एक उसका उद्देश्य था। इसके अलावा था स्थानीय निकायों की भागीदारी। स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका, नगरों में आपकी नगर पालिका होती है, गांव में आपकी ग्राम पंचायत होती है, को जल प्रदूषण रोकथाम कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल करना भी इसका एक उद्देश्य था। अब देख लेते हैं गंगा कार्य योजना के प्रमुख घटक और या प्रमुख कार्य कौन कौन से थे। तो गंगा कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसे कई प्रमुख घटकों में यानी मेन कंपोनेंट्स में बांटा गया था और प्रत्येक घटक का उद्देश्य गंगा को प्रदूषण से मुक्त करना, जल की गुणवत्ता सुधारना और लोगों में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य थे सारे घटकों के। तो वे घटक कौन कौन से थे? पहला था आपका मल शोधन संयंत्र यानी सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP। तो नगरों और कस्बों से निकलने वाले घरेलू अपशिष्ट जल सीवेज को सीधे गंगा में गिरने से रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए। और इस प्लांट को स्थापित करने से होगा क्या कि जो सीवेज का जल है पहले उसे फिल्टर किया जाएगा, इसके बाद उसे नदी में छोड़ा जाएगा। शुद्ध जल को पुनः उपयोग या सुरक्षित रूप से गंगा में छोड़ने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सीवेज का जल फिल्टर कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, या तो उसका पुनः उपयोग किया जाए या उसे गंगा में सुरक्षित रूप से छोड़ा जाए। इसके बाद था सीवरेज नेटवर्क यानी नगरों में पाइपलाइन बिछाकर सीवेज को एकत्र करने की व्यवस्था की गई ताकि
बिना उपचार के नाला सीधे गंगा में ना गिरे। नाले को सीवरेज सिस्टम से जोड़ा गया, यानी कि जो शहर में नाले होते हैं उनको सीवरेज सिस्टम से जोड़ा गया, यानी पाइपलाइनों से माध्यम से जोड़ा गया और एक जगह पर इकट्ठा किया गया ताकि उसका फिल्टर किया जा सके। तीसरा है आपका कि नालों का बायोलॉजिकल उपचार, यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ड्रेन्स। छोटे नालों में प्राकृतिक और जैविक तकनीकों का उपयोग कर जल को साफ किया गया, जैसे कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स आदि, इनको साफ किया गया। इसके अलावा प्रमुख घटक है कि औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण, यानी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कंट्रोल, यानी कि उद्योगों को गंगा में अपशिष्ट छोड़ने से पहले इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया। और ये करते क्या हैं, ये अपशिष्ट जल को शुद्ध करते हैं, यानी कि बिना शोधन किए गंगा में कचरा डालने वाले उद्योगों पर जुर्माना लगाया गया। ठीक है। इसके अलावा पांचवा है आपका कि घाटों का निर्माण और सुधार, यानी रिनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ घाट्स। तो गंगा नदी के किनारे मौजूद स्नान और पूजा घाटों का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण और मरम्मत का कार्य किया गया। घाटों पर शौचालय, साफ सफाई, रैंप और लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई। इसके अलावा है शवदाह गृहों की स्थापना, यानी क्रेमेटोरिया डेवलपमेंट, यानी पारंपरिक खुले शवदाह के स्थान पर विद्युत शवदाह गृह, यानी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया का निर्माण, ताकि जल प्रदूषण कम हो। आज भी आप लोग जब गंगा नदी के किनारे जाएंगे तो आप देखेंगे कि खुले में शवदाह अभी भी हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन सरकार ने विद्युत शवदाह गृह बना रखे हैं ताकि आप वहाँ पर लेकर के जाइए और शवों का जो दाह होगा, यानी कि जलाया जाएगा, वो विद्युत के माध्यम से जलाया जाएगा। इससे क्या होगा कि लकड़ी की खपत भी कम हो जाए और वायु प्रदूषण से भी बचा जा सके। इसके बाद है ठोस कचरा प्रबंधन, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो घाटों, नगरों और तीर्थ स्थलों से निकलने वाला पूजा सामग्री, प्लास्टिक, खाद्य सामग्री आदि के संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था की गई। कचरा डिब्बों और कूड़ा वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। जन जागरूकता अभियान, यानी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। तो स्कूल, कॉलेज, संस्थानों और समाज में नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार प्रसार भी किया गया। रैली, नाटक, प्रदर्शनियाँ, पोस्टर, प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई ताकि हम गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कर पाएँ और लोगों के अंदर संरक्षण को लेकर के जागरूकता फैला पाएँ। इसके अलावा है जल की गुणवत्ता निगरानी, यानी वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। तो गंगा नदी की जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए विभिन्न स्थानों पर सैंपलिंग पॉइंट बनाए गए। ठीक है, जिसमें आपका BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD यानी कार्बन ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, DO यानी कि डीऑक्सिलेशन जैसे मापदंडों की जांच के लिए व्यवस्था की गई, यानी अलग अलग सैंपलिंग पॉइंट बनाए गए। इसके बाद है कि पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, यानी इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। तो गंगा की पारिस्थितिकीय स्थिति सुधारने के लिए वनोरोपण, जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक आवासों की पुनः स्थापना का कार्य किया गया। तो ये तो आपके प्रमुख घटक थे। आगे देखते हैं। इसके बाद है गंगा कार्य योजना का आरंभिक चरण। इसकी अगर पृष्ठभूमि की बात करें कि गंगा कार्य योजना को लाया ही क्यों गया था, तो हम पाते हैं कि भारत में गंगा नदी को धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए गंगा को हम क्या कहते हैं,
गंगा मैया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी पवित्रता के कारण, इसी महत्व के कारण। लेकिन 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिक रिपोर्टों ने चेतावनी दी कि गंगा का जल अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है, इसी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने गंगा की सफाई के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाने का निर्णय लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, गैप के नाम से जानते हैं, यानी गंगा एक्शन प्लान के नाम से जानते हैं। योजना की शुरुआत की बात करें अगर हम, तो इस योजना की शुरुआत की जो घोषणा है, गंगा कार्य योजना की घोषणा 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा की गई थी। यानी 1985 में प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, तो राजीव गांधी जी थे। औपचारिक उद्घाटन, यानी घोषणा तो 85 में की गई, लेकिन औपचारिक उद्घाटन इसका 14 जनवरी 1986 को वाराणसी में इस योजना की विधिवत शुरुआत की गई। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यह योजना पर्यावरण और एवं वन मंत्रालय के अधीन संचालित की गई। संचालन हेतु एक विशेष निकाय, जिसका नाम है नेशनल गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, यानी NGRBA, और बाद में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG की स्थापना की गई। ठीक है, यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की स्थापना भी की गई। इसके चरणों की बात करें तो गैप का जो पहला चरण था वो उसकी अवधि थी 1985 से लेकर के 2000 तक, यानी 15 वर्षों तक की इसकी अवधि है। इसका लक्ष्य था कि गंगा नदी के प्रदूषण को चरणबद्ध तरीके से कम करना। तो गैप 1 के अंतर्गत क्या किया गया, जो कार्य किए गए, गैप 1 के पहले चरण में गंगा नदी के किनारे स्थित 25 प्रमुख नगरों, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के जो प्रमुख नगर थे उनको चुना गया। ठीक है, इन नगरों से नदी में गिरने वाले प्रदूषित जल की मात्रा सबसे अधिक थी। मुख्यतः इन शहरों में घरेलू अपशिष्ट के उपचार, घाटों का सुधार, शवदाह गृहों का निर्माण और जन जागरूकता जैसे कार्यक्रम यानी काम किए गए। ठीक है, कौन कौन से, एक तो घरेलू अपशिष्ट के उपचार, घाटों का सुधार और शवदाह गृहों का निर्माण और जन जागरूकता का काम किया गया। इसमें जो कुछ चुने हुए नगर थे, उत्तर प्रदेश के नगर थे प्रमुख, जैसे कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मथुरा, इटावा। ठीक है, बिहार में जैसे पटना, भागलपुर, पश्चिम बंगाल में थे कोलकाता, हुगली, हावड़ा, बैरकपुर। ये प्रमुख नगर थे जिनको चुना गया कि यहाँ पर हम घरेलू अपशिष्ट कचरे का प्रबंधन करेंगे, जन जागरूकता फैलाएंगे, शवदाह गृहों का निर्माण करेंगे, इसके लिए चुने गए। आरंभिक चरण की चुनौतियाँ क्या थी, तो प्रशासनिक समन्वय की कमी थी, यानी केंद्र और राज्यों के बीच समुचित तालमेल नहीं था उस समय पर। तकनीकी अड़चनें थी, यानी जल संशोधन संयंत्रों की स्थापना में तकनीकी कठिनाइयाँ आ रही थी। भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग, यानी कई जगहों पर बजट का सही उपयोग नहीं हुआ। जन भागीदारी की कमी, यानी स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी नहीं रही। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण नहीं हो पाया, यानी केवल घरेलू कचरे पर ही ध्यान दिया गया, लेकिन उद्योगों से निकलने वाले कचरे पर ध्यान नहीं दिया गया। गैप 1 की समाप्ति और जब हम मूल्यांकन करते हैं उसका कि हम कहाँ तक पहुँचे, तो ये तो आपको पता ही है कि 85 में शुरू किया गया था और 2000 तक पहला चरण था। तो वर्ष 2000 तक गैप 1 समाप्त हुआ। इसके बाद योजना का गैप 2 यानी कि गंगा एक्शन प्लान 2 चरण शुरू हो किया गया,
जिसमें शेष, नगर और अतिरिक्त नदियां शामिल की गईं, जैसे यमुना, गोमती और दामोदर नदियों को भी शामिल किया गया। ठीक है। गैप 1 से कुछ हद तक प्रदूषण में कमी आई, लेकिन संपूर्ण गंगा सफाई का जो लक्ष्य था वो अधूरा रह गया। गंगा कार्य योजना के वित्तीय पहलू पर बात करें, यानी कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर, तो गंगा कार्य योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक था। यह एक बहुराज्यीय और बहुवर्षीय परियोजना थी। ठीक है, यानी कि केवल एक राज्य के लिए नहीं थी, बहुत से राज्यों के लिए थी, और केवल एक वर्ष के लिए नहीं थी, बहुत से वर्षों के लिए थी, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई और कुछ हिस्सों में राज्य सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी सहयोग रहा। इसके बजट की बात करें, योजना के लिए कुल बजट, तो गंगा कार्य योजना चरण 1 जो कि 85 से 2000 तक था, तो शुरुआत में गैप 1 के लिए कुल स्वीकृत बजट लगभग 462 करोड़ रुपए था, और यह राशि गंगा के किनारे स्थित 25 शहरों में सीवेज प्रबंधन, घाट सुधार, शवदाह गृह, जागरूकता आदि कार्यों के लिए था। गंगा कार्य योजना चरण 2 यानी गैप 2, तो गैप 1 की समाप्ति के बाद गैप 2 में अधिक शहरों और अन्य सहायक नदियों जैसे यमुना, गोमती और दामोदर नदियों को भी जोड़ा गया था। ठीक है। गैप 2 के लिए अनुमानित जो बजट था वो 2285 करोड़ रुपए रखा गया, से भी अधिक था। ठीक है। अब इसके वित्तीय योगदान के स्रोत अगर देखें हम, तो एक तरफ स्रोत हैं, दूसरी तरफ आपका योगदान का प्रकार है। तो भारत सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार है, योजना के अधिकतर खर्च का वहन किया, यानी 80 से जो 100% हिस्सा था वो केंद्र सरकार का था। राज्य सरकारों की बात करें तो कार्यान्वयन में भागीदारी, भूमि उपलब्ध कराना, आंशिक वित्तीय सहयोग ये राज्यों का था। विदेशी सहायता की बात करें तो विशेष परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक, जापान सरकार और अन्य एजेंसियों ने भी सहायता की। स्थानीय निकायों और नगर निगम की बात करें तो संचालन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी इनको दी गई। अब जो धन ये पास हो रहा था, इसका खर्च करने का प्रमुख क्षेत्र कौन से थे, कहाँ कहाँ हमें खर्च करना है, तो पहला तो था कि मल शोधन संयंत्र यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, सबसे अधिक बजट इसी में लगा। इसके बाद था सीवरेज नेटवर्क का निर्माण और विस्तार, जिसमें हमने बताया आपको पाइपलाइनों को बिछाना और नालों के जल को एक जगह स्टोर करना। घाटों और शवदाह गृहों का निर्माण और मरम्मत। शवदाह गृह कौन से, यानी इलेक्ट्रिक वाले बनाए जाएं। इसके अलावा जन जागरूकता और सूचना संप्रेषण गतिविधियां, इसमें खर्च किया गया। जागरूकता फैलाने के लिए आपका स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, पोस्टर प्रतियोगिता, प्रदर्शनियां, नाटक आदि का आयोजन करने के लिए भी खर्च किए गए। जल की गुणवत्ता निगरानी प्रणाली की स्थापना, यानी अलग अलग जो सैंपलिंग पॉइंट हैं गंगा नदी में, वहाँ से BOD और COD जैसे सैंपल इकट्ठा करने के लिए इस बजट को खर्च किया गया। अब जो वित्तीय प्रबंधन है उससे जुड़ी समस्याएं क्या आईं, उसे भी देख लेते हैं। तो बजट का समय पर वितरण नहीं हो पाया, यानी केंद्र से राज्यों को फंड मिलने में देरी हुई। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की कमी, यानी कई जगह योजनाओं के लिए जारी धन का सही उपयोग नहीं हुआ। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी, यानी कुछ स्थानों पर कार्य अधूरे रह गए परंतु राशि व्यय दिखा दी गई, यानी भ्रष्टाचार हुआ कि हमने बोल दिया कि खर्च हो गया पूरा पैसा, लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ। तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, यानी जिससे पैसा लगाने के बावजूद, यानी इतना पैसा लगाने के बावजूद
अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। और वो क्यों? क्योंकि तकनीकी विशेषता की कमी थी। अब गैप के बाद नमामि गंगे योजना का वित्तीय विस्तार 2014 से, यानी कि 2014 में एक आपका प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम था नमामि गंगे। तो नमामि गंगे कार्यक्रम को गैप की विफलताओं से सीख लेकर शुरू किया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए, यानी 2015 से 20 के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया, का भारी भरकम बजट आवंटित किया। यह अब तक की सबसे बड़ी नदी सफाई योजना बन गई। अब गंगा कार्य योजना की आलोचना और समीक्षा को अगर हम देखें तो गंगा कार्य योजना को भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई हेतु एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। हालांकि यह एक सार्थक पहल थी, फिर भी इसके क्रियान्वयन में कई समस्याएं और कमियां देखी गईं, जिसके कारण यह योजना अपने मुख्य उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकी। समीक्षा की बात करें, योजना का शुभारंभ एक सकारात्मक कदम था। यह पहली बार था जब भारत सरकार ने किसी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक संगठित राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की थी। कुछ प्रमुख शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हुआ, जिससे आंशिक रूप से घरेलू अपशिष्टों को शुद्ध कर नदी में प्रवाहित किया जाने लगा। घाटों का सौंदर्यीकरण, शवदाह गृहों का निर्माण तथा जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से गंगा के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। योजना ने भविष्य की नदी स्वच्छता परियोजनाओं जैसे नमामि गंगे को आधार प्रदान किया। आलोचना की बात करें तो उम्मीदों के अनुरूप परिणाम नहीं मिले, यानी जैसा हमने प्लान किया था कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करेंगे, वैसे परिणाम नहीं मिले। यानी योजना के अंत में भी गंगा का प्रदूषण स्तर बहुत अधिक बना रहा। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डीओ यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जैसे जल गुणवत्ता सूचकांक में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। दूसरा है कि कार्यान्वयन में देरी और भ्रष्टाचार, यानी कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकी। रिपोर्ट में बजट के दुरुपयोग और कार्यों में अनियमितताओं की पुष्टि भी हुई, यानी लोगों ने बजट दिखा दिया कि हमने पूरा खर्च कर दिया है और काम कुछ नहीं हुआ। औद्योगिक प्रदूषण की अनदेखी की गई, यानी योजना ने मुख्य रूप से घरेलू सीवरेज पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले जहरीले रसायन योजना से बाहर रह गए। यह नियंत्रण प्रभावी नहीं रहा। जन भागीदारी की कमी रही, यानी योजना सरकारी स्तर पर संचालित रही, लेकिन स्थानीय समुदायों, पंचायतों और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता नहीं ली गई। निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली कमजोर, यानी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा, मौके पर मूल्यांकन और जवाबदेही प्रणाली पर्याप्त नहीं रही। जल गुणवत्ता की निगरानी करने वाले स्टेशन कई स्थानों पर निष्क्रिय पाए गए। स्थायित्व की कमी, जो संरचनाएं जैसे एसटीपी, घाट, शवदाह गृह बनाई गईं, उनका दीर्घकालिक रखरखाव यानी मेंटेनेंस नहीं हो पाया। कई जगहों पर एसटीपी बंद हो गए या ठीक से कार्य ही नहीं कर रहे। ठीक है, अगर निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो गंगा कार्य योजना एक महत्वपूर्ण लेकिन सीमित सफलता वाली पहल रही। इसने नींव रखी, लेकिन अपने उद्देश्य जैसे गंगा को निर्मल, अविरल बनाना पूर्ण रूप से हासिल नहीं कर सकी। इसके अनुभवों से सीख लेकर ही नमामि गंगे जैसी अधिक व्यापक, पारदर्शी और तकनीकी दृष्टि से मजबूत योजनाएं तैयार की गईं। अब बात कर लेते हैं नमामि गंगे की।
तो जो नमामि गंगे प्रोग्राम है आपका, नमामि गंगे भारत सरकार की एक प्रमुख और व्यापक नदी संरक्षण योजना है, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी और इसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ यानी निर्मल और निरंतर प्रवाहित यानी अविरल बनाना है। यह योजना गंगा कार्य योजना की सीमित सफलता और अनुभवों के आधार पर एक एकीकृत मिशन के रूप में विकसित की गई थी। इसमें हमने आपको ऊपर बताया था कि गंगा नदी के लिए बजट जो पास किया गया था वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। ठीक है, इस चित्र में नमामि गंगे का एक पोस्टर दिखाया गया है। आगे देखते हैं। शुरुआत की बात करें तो जुलाई 2000 में नमामि गंगे की शुरुआत हुई। इसकी घोषणा जो है वो केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई थी, यानी 2014 और 15 का जो बजट पेश किया गया था उसमें इसकी घोषणा की गई। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG इसको चला रहा है। निगरानी इसकी कौन करता है तो जल शक्ति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसकी निगरानी करता है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो काफ़ी सारे उद्देश्य आपके वही हैं जो गंगा नदी से गंगा एक्शन प्लान से संबंधित थे, जैसे गंगा नदी की सफाई और संरक्षण, गंगा में गिरने वाले घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को रोकना, नदी की प्राकृतिक प्रवाह प्रणाली को बनाए रखना। इसके अलावा गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का संरक्षण प्रदान करना, जन भागीदारी और जागरूकता को बढ़ावा देना, नदी के किनारे स्मार्ट घाटों और सुविधाओं का विकास करना। ठीक है, इसके भी प्रमुख घटक की बात करें तो लगभग वैसे ही हैं कि सीवेज उपचार संयंत्र यानी STP का निर्माण और आधुनिकीकरण किया जाए, नालों और गंदे पानी के स्रोतों को उपचारित करना, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना, घाटों का निर्माण, पुनर्विकास और शवदाह गृह बनाए जाएं, वन रोपण और जैव विविधता संरक्षण दिया जाए, जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को और सशक्त बनाया जाए, जन जागरूकता अभियान यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन को महत्व दिया जाए, गंगा ग्राम योजना यानी गंगा नदी के किनारे बसे गांवों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन किया जाए। यानी जो नमामि गंगे अब था वो केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा, अब उसमें गांवों को भी शामिल कर लिया गया। वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो प्रारंभिक बजट इसका 20,000 करोड़ रखा गया 2015 से 20 तक। यह अब तक की सबसे अधिक वित्त पोषित सफाई परियोजना है, यानी अभी तक किसी नदी की सफाई के लिए इतना बजट कभी पास नहीं हुआ था। विभिन्न परियोजनाओं को PPP यानी PPP मॉडल, CSR और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी वित्त पोषण मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद इसकी उपलब्धियों की बात करें 2024 तक की तो 160 प्लस STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित और निर्माणाधीन है, यानी कार्य कर रहे हैं। 500 प्लस किलोमीटर से अधिक सीवरेज नेटवर्क बना दिया गया है। सैकड़ों घाटों का भी पुनर्विकास किया गया है। गंगा डॉल्फिन, मछली और कछुओं का संरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थ गंगा पहल, ठीक है, गंगा को अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इस अर्थ गंगा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा को अर्थव्यवस्था से जोड़ना। राष्ट्रीय गंगा परिषद यानी NGC का गठन भी किया गया है। तो ये इसकी उपलब्धियां रही हैं। अर्थ गंगा के बारे में अगर हम बात करें तो गंगा के किनारे सतत कृषि, इको टूरिज्म, बायोगैस, हर्बल खेती, स्थानीय रोजगार आदि को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था अर्थ गंगा पहल का।
नदी की सफाई के साथ साथ आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करना इस पहल का उद्देश्य था। चुनौतियों की बात करें तो कुछ स्थानों पर परियोजनाओं में देरी हुई है, स्थानीय निकायों की क्षमता का अभाव है, इसके अलावा जन भागीदारी अभी भी सीमित है, औद्योगिक इकाइयों की निगरानी में ढिलाई है। यानी औद्योगिक इकाइयों से जो निकलने वाला अपशिष्ट जल है उसको फिल्टर करके गंगा नदी में ना छोड़कर, यानी कुछ ऐसे उद्योग हैं जो नहीं छोड़ रहे, तो यानी कि इसमें निगरानी में थोड़ा देरी हो रही है। निष्कर्ष की बात करें अगर हम, तो नमामि गंगे एक दृढ़ इच्छा शक्ति और बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित प्रयास है। यह केवल एक नदी सफाई परियोजना नहीं बल्कि पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहल है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया और जनता को भी जोड़ा गया तो गंगा नदी को भविष्य के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और जीवनदायिनी बनाए रखना संभव हो पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की गंगा कार्य योजना के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या था, गंगा नदी का महत्व क्या है, ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या था, इन पर चर्चा की। गंगा कार्य योजना के प्रमुख घटक या प्रमुख कार्य कौन कौन से करने थे वो भी हमने आपको बताया। इसके अलावा गंगा कार्य योजना का आरंभिक चरण क्या रहा ये आपको बताया। योजना की शुरुआत, गैप 1 यानी गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण, गंगा एक्शन प्लान का दूसरा चरण, गंगा कार्य योजना के वित्तीय पहलू क्या रहे, ठीक है, ये भी आपको बताया। इसके अलावा धन खर्च प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। इसके अलावा गंगा कार्य योजना की समीक्षा और आलोचना कैसी रही ये भी बताया। इसके बाद हमने बात की नमामि गंगे प्रोजेक्ट की, जो कि गंगा एक्शन प्लान की असफलता को देखते हुए लाया गया था। इसका बजट भी बहुत अधिक था और 2014 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसमें भी हमने इसके उद्देश्य, घटक, इसके अलावा वित्तीय प्रबंधन, उपलब्धियां इसकी और इसकी चुनौतियां क्या हैं और इसके निष्कर्ष पर बात आपसे की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो का पीडीएफ का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।